जैसा कि आज हम लोगों ने फिर दिल्ली में भूकंप के झटकों को महसूस किया। पिछले 2 महीने में ये 14वां झटका था। आखिर भारत के क्षेत्र में इतने ज़्यादा भूकंप क्यों आ रहे हैं? इस वीडियो में हम इसके पीछे का कारण समझेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि आखिर कौन-कौन से एरिया किस सेस्मिक ज़ोन में आते हैं। और एक बात और समझेंगे, क्या हमारी आधुनिक जीवन शैली भूकंप का कारण तो नहीं है? क्या हम भूमिगत जल को इतना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, उसकी वजह से तो भूकंप के झटके इतने महसूस नहीं हो रहे हैं? तो इस वीडियो में इन सभी के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारंभ में एक कॉमन लैंड मास था जिसका नाम था पैंजिया, और एक कॉमन ओशियन था जिसका नाम था पैंथालसा। इस पैंजिया में एस्थेनोस्फीयर से निकलने वाली एनर्जी, चूँकि एस्थेनोस्फीयर में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स ज़्यादा हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। इस एनर्जी की वजह से पैंजिया में क्रैक जनरेट होता है। इस क्रैक की वजह से वह 2 पार्ट में टूट जाती है। नॉर्दर्न पार्ट कहलाता है आपका लॉरेशिया या अंगारा लैंड, और सदर्न पार्ट कहलाता है गोंडवाना लैंड। और इन दोनों प्लेट के टूटने की वजह से बीच में एक खाली स्थान बना, उसमें पैंथालसा का वाटर आके भर गया और वो कहलाया टेथिस सी। समय के साथ लॉरेशिया 2 पार्ट में टूट गया। एक ईस्टर्न साइड कहलाया यूरेशिया और वेस्ट साइड कहलाया आपका नॉर्थ अमेरिका। इसी तरीके से आपका गोंडवाना भी टूटा। वेस्टर्न साइड में साउथ अमेरिका, ईस्टर्न साइड में अफ्रीका, और अफ्रीका से फर्दर ईस्टर्न में इंडो ऑस्ट्रेलिया। इस इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट में इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट करना शुरू करता है और जाके टकराता है यूरेशियन प्लेट से। चूँकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा थी और यूरेशियन प्लेट की डेंसिटी कम थी, इस वजह से जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से आके टकराती है तो इंडियन प्लेट भारी होने की वजह से अंदर की ओर जाने लगती है, सबडक्ट होने लगती है। अब जब इंडियन प्लेट सबडक्ट हो रही है तो हम सब जानते हैं कि एस्थेनोस्फीयर बहुत गर्म है। इस वजह से जब ये इंडियन प्लेट आके इस यूरेशियन प्लेट से टकराई तो ये इंडियन प्लेट नीचे जाने की वजह से यहाँ पर मेल्ट होना स्टार्ट हुआ। क्यों मेल्ट हुआ? क्योंकि एस्थेनोस्फीयर बहुत ज़्यादा गर्म है। अब आप जान रहे हैं कि जब ये मेल्टिंग शुरू हुई उसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगी और ये एनर्जी निकलने का प्रयास करेगी। अब ये एनर्जी जब हिमालय और तिब्बत के पास यहाँ पर निकलने का प्रयास करती है तो ये वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है और तिब्बत वर्ल्ड का रूफ कहलाता है। इस वजह से ये एनर्जी यहाँ से रिलीज़ नहीं हो पाती, लेकिन एनर्जी को तो निकलना है। अगर वो नहीं निकलेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो क्या होता है, ये एनर्जी एक रास्ता ढूंढती है अपने आप को वहाँ से निकालने का, और वो रास्ता इस तरीके से मूव करते हुए इंडियन ओशियन में एक जगह मिड ओशनिक रिज है, वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ से ये बाहर निकल जाती है। क्योंकि अगर एनर्जी नहीं निकलेगी तो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होगी। अब आप ये देखिए कि जब ये एनर्जी यहाँ निकलने का प्रयास कर रही होगी तब भी अर्थ को, इस पूरे एरिया को शेक करेगी, लेकिन उससे तक खतरा कब हो रहा है? जब ये एनर्जी वापस लौट रही है। इस एनर्जी के वापस लौटने की वजह से ये जो पूरा एरिया है ये बहुत ज़्यादा शेक करता है, और उसी शेकिंग की वजह से इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में आप अर्थक्वेक को फील करते हैं। आप इस डायग्राम में देखिए। इस डायग्राम में जब आप देख रहे हैं तो ये आपका हिमालय है, ये आपका हिमालय का पूरा है, जहाँ पर ये प्लेट आके टकरा रही है और यहाँ पर हिमालय बन रहा है। अब ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ नॉर्थ ईस्ट साइड टकरा रही है। इसकी वजह से आप अगर देखेंगे तो ये वाला एरिया हाईली सेस्मिक जोन में है, ये वाला एरिया भी हाईली सेस्मिक जोन में है, और एनर्जी के इधर लौटने की वजह से आप भुज के पास देख रहे होंगे कि यहाँ भी टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है। तो भुज के पास का एरिया भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जोन है, और इसकी वजह से इस पूरे एरिया में आपको भूकंप दिखाई दे रहा है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के अंदर सबडक्ट होना, उसके नीचे सबडक्ट होना रीज़न है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये गैंगटिक प्लेन है। तो गैंगटिक प्लेन कैसे बना? यहाँ से जो रिवर है वो रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं और यहाँ पर वो इकट्ठा करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से गैंगटिक प्लेन बन रहा है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो गैंगटिक प्लेन के जस्ट नीचे ही ये सारी प्रोसेस हो रही है।
और उसकी वजह से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो गैंगटिक प्लेन का मैक्सिमम एरिया जोन 4 या जोन 5 में आता है। चलिए अब मैप के अकॉर्डिंग हम इंडिया में सेस्मिक जोन का स्टडी कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से इंडिया में कौन कौन सी एरिया सेस्मिक जोन के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि ये है आपका यूरेशियन प्लेट। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका यूरेशियन प्लेट है और ये हमारी इंडियन प्लेट है। ये जो पूरा है आप देख रहे हैं ये पूरा इंडियन प्लेट। ये इंडियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट से आके ये इधर से और ये इधर से आके टकराए, जिसकी वजह से आप यहाँ पर ये पूरा टेक्टोनिक एक्टिविटी देख सकते हैं। ये कन्वर्जेंस जोन आप देख सकते हैं और यहीं पर हिमालय बना है। इस कन्वर्जेंस जोन की वजह से, इस पूरे जोन की वजह से ये पूरा एरिया हाईली सेंसिटिव है। आप अगर इस फिगर में ध्यान से देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर के ये एरिया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर आप बिहार देख रहे हैं और ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न देखिए ये जोन 5 में है। उसके अलावा मैंने आपसे क्या कहा था कि इस तरीके से ये मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए गुजरात का पार्ट, भुज का भूकंप आप लोग को याद होगा, ये सारे आपके जोन 5 में है। लेकिन जो आपका ये ऑरेंज में है ये आपका जोन 4 है। तो जम्मू कश्मीर देखिए, दिल्ली का देखिए पूरा एरिया इसके अंदर आ रहा है। इसके अलावा पंजाब के सर्टेन पार्ट, अपर यूपी, अपर बिहार, सिक्किम और यहाँ पर कोलकाता, ये भी आपका जोन 4 के अंदर आता है। उसके अलावा आप यहाँ पर महाराष्ट्र का एरिया देख रहे हैं। लेकिन आप यहां ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो येलो है ये आपका राजस्थान, ये आपका पंजाब, उसके अलावा राजस्थान, साथ ही उत्तर प्रदेश का ये एरिया, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का एरिया, उसके अलावा यहाँ गुजरात का लोअर पार्ट, महाराष्ट्र और इधर आंध्र और तमिलनाडु का कुछ एरिया जो है वो जोन 3 में आता है। अब ये जो ब्लू आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लू जो है वो आपका आता है जोन 2 के अंदर। तो इसके अंदर राजस्थान का मैक्सिमम पार्ट, उसके अलावा साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश और यहां पर आप उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु का जो एरिया है पूरा ये आप देख रहे हैं, ये आपका जोन 2 में आ रहा है। तो ये सारा एरिया आप लोगों का जोन 5, जोन 4, जोन 3 और जोन 2 का है। तो इसको अगर आप सही तरीके से समझे रहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पर भूकंप की क्या स्थिति हो सकती है और उसके अकॉर्डिंग आपको वो मेजर्स अपनाने चाहिए जिससे आपका जीवन सुरक्षित हो सके। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं क्या हमारी आज की जीवन शैली भूकंप को लाने में सहायता तो नहीं कर रही है। क्या हम जो भूमिगत जल का बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं क्या वह एक कारण तो नहीं है। देखिए फ़िलहाल जितने भी फिजिसिस्ट हैं और जियोलॉजिस्ट हैं वो इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि भूमिगत जल अर्थात अंडरग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ सेस्मिक एक्टिविटी में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन आप इसको कॉमन सेंस से समझिए कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो एरिया है पूरा ये हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। इसकी वजह से यहाँ पर जितने भी अंडरग्राउंड वाटर शेल्स हैं उसका हम बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं क्योंकि हाईली डेंसाइल एरिया है। अब जब आप यहाँ से ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर की तरफ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो इस प्लेट पर लगने वाला फोर्स और प्रेशर ये पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है वो फ्रिक्शन इस अंडरग्राउंड वाटर के कम होने की वजह से ज़्यादा फील होगा हमें। तो अंडरग्राउंड वाटर का कम होना एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है इस पूरे एरिया में इतने ज़्यादा भूकंप को फील होने का। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे रहा हूँ जहाँ से आप इस चीज़ को और अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन ये समझिए कि बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हमारे लिए आने वाले समय में भूकंप का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इस वजह से हमें अंडरग्राउंड वाटर का उपयोग कम करना चाहिए। अगर हम लोग उपयोग कर रहे हैं तो वाटर टेबल को रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। वो रिचार्ज कैसे होगा, वो रिचार्ज हो सकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। बारिश का पानी चूँकि इंडिया में मानसून हर साल आता है और नियर अबाउट ये रेगुलर रहता है, हर एरिया में अच्छा खासा पानी ये बरसाता है।
तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना शुरू करें। क्योंकि शहरों में सब कुछ कंक्रीट का बना है, रोड तक कंक्रीट की है, तो वाटर लीच करके नीचे की ओर नहीं जाता। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे वाटर वेल बनाएं जिसमें उस रेन का वाटर जो है वो आके इकट्ठा हो जाए और फिर उसके थ्रू हम अंडरग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज कर दें। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसे रिचार्ज करते जाएं। अदरवाइज़ आने वाले समय में जो एरिया हमारे पास है सारा वो हाईली सेस्मिक सेंसिटिविटी जोन है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। इस वजह से अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाला समय हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मैं समझता हूँ कि आप इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करेंगे और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये एक प्रयास हो सकता है इंडिया को आने वाले समय में इन खतरनाक भूकंपों से बचाने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।